ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने कंपनी फॉर्म करना शुरू किया था प्रीवियस सेशन में और हमने फर्स्ट स्टेज में हमने मेमोरेंडम ड्राफ्टिंग करना शुरू किया था। ओके एक बार रिमाइंडर करते हैं आपको कि कितनी स्टेप्स हमारी फर्स्ट स्टेज में हो चुकी है। भाटिया कंपनी की शुरुआत बनाना हो चुका है। ओके तो अब इनको बना के ही देंगे हम भाटिया कंपनी, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो मैंने अभी प्रमोटर्स को समझाया। क्या समझाया मैंने प्रमोटर्स को बच्चे लोग? नहीं, मैंने उनको समझाया कि हमको कंपनी के जो कंपनी फॉर्मेशन जो प्रोसीजर है वो लेंदी है। क्या है वो? क्योंकि लॉ का एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? कि लॉ का हर प्रोसीजर जो है वो लेंदी होता है। क्या होता है वो? लेंदी। इसकी वजह से ही कंपनी फॉर्मेशन जो है वो एज पर लॉ बन रहा है। तो लॉ का प्रोसेस लेंदी है, इसलिए कंपनी फॉर्म करने में हमको जा रहा है टाइम। क्या जा रहा है? और इसलिए हम अभी तक फर्स्ट स्टेज पे ही है। अब हमने फर्स्ट स्टेज में कौन कौन सी स्टेप्स कवर कर दी है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिमाइंडर करके आज का नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ। हमने फर्स्ट स्टेज प्रमोशन स्टेज में रहते हुए हमने पहला देखा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बिजनेस प्लान। यानी क्या? हमने पहले फाइनेंशियल बिजनेस प्लान बनाया, पूरा डॉक्यूमेंट, यानी हमारा बिजनेस कितना स्केल बढ़ेगा, कितना आगे बढ़ेगा, क्या नेचर ऑफ गुड्स रहेगा हमारा, कितना, तो ये सब हमने बिजनेस प्लान में लिखा है। ओके फिर उसको वहां तक रीच करने के लिए फाइनेंशियल प्लान्स बनाया कि फाइनेंस मुझे फ्यूचर में कितना लगेगा, और उसके फाइनेंशियल प्लान को ऑथराइज कैपिटल से मैच करता है आरओसी। बोलता हाँ सही में तुमने जो लिखा था हम लायक की उतनी है क्या, लेने की तुम्हारी कैपेसिटी है क्या। तो फाइनेंशियल प्लान से असली चिट्ठा मालूम पड़ जाता है कि सच में कंपनी का स्केल इतना बड़े स्केल पे हो सकता है। अच्छा ठीक है, हाँ तो बड़े स्केल पे हो सकता है। इस वजह से हम लोगों को इतना अलाउड कर देना चाहिए इनको ऑथराइज कैपिटल। ओके ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? इट्स अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल व्हिच कैन बी रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू इशूइंग शेयर टू जनरल पब्लिक। ओके पब्लिक द्वारा कलेक्ट किया हुआ पैसा लाइफ टाइम का, वो मैक्सिमम अमाउंट को हमने नाम दिया कैपिटल। क्या नाम दिया? हाँ। फिर यानी इन शॉर्ट हमने फाइनेंशियल प्लान के बाद हमने ड्राफ्टिंग किया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आज हम स्टेप 4 पहली स्टेज में ही फर्स्ट स्टेप 4 हम करने जा रहे हैं परफॉर्म, वो है एक नई और एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना। देखो कंपनी के अंदर सबसे मेन 2 डॉक्यूमेंट है। पहला जो कंपनी को जन्म देता है और वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा जो कंपनी को चलाता है और उसको नाम दिया है आर्टिकल ऑफ। तो आज हम स्टेप 4 फर्स्ट स्टेज में स्टेप 4 में जाएंगे और वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्रमोशन स्टेज में ही हम लोग हैं अभी तक की हमारी प्रमोशन स्टेज खत्म नहीं हुई है। स्टेप 4 में हम जाएंगे ड्राफ्टिंग करने एक नई डॉक्यूमेंट। वो है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? बनाना। ओके प्रिपेयर करना, सैंपल बनाना, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको और क्या ना बोलते हैं? एओए डॉक्यूमेंट। अब ये क्या है सर? ये मुझसे प्रमोटर्स ने पूछा तो उसका आंसर मैं अब दे रहा हूं, ध्यान दो। मेरी आवाज वहां तक आ रही है? थोड़ा कोशिश करो आज। ओके हाँ, जिसको नहीं आ रही वो आगे आके बैठिए प्लीज फ्रंट पे। ओके देखिए, अब मैं अगर आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल डॉक्यूमेंटेशन क्या है? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन इंटरनल मैनेजमेंट। इट मींस इट कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैं बोलूंगा ये उसका संविधान है। जिस तरीके से कोई इंडिया का संविधान क्या है, हमारा इंडिया को कौन चला रहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके वैसे ही कंपनी को चलाता कौन है? ये डॉक्यूमेंट। यानी इसके अंदर हर काम की प्रोविजन की जाती है कि अगर कोई कंपनी के पास ऐसा काम आए तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंपनी के डायरेक्टर्स के पास पावर क्या है, कंपनी अपने शेयर इशू करेगी तो कैसे करेगी, कंपनी
इवन शेयर होल्डर को सर्टिफिकेट देगी तो वो भी क्या है, कितने दिन में देना है उसको, कौन सी मीटिंग कब होंगी, कौन सी मीटिंग के अंदर किसको पावर है वोटिंग करने का, ये सब चीजें आर्टिकल परमिट करता है। यानी अगर हम बात करें, देखो कंपनी को दो ही लोग चलाते हैं, या तो कंपनी का आर्टिकल, इट्स ओन आर्टिकल, या तो आर्टिकल की अगर प्रोविजन मिसिंग है तो हम लेते हैं प्रोविजन एज पर कंपनी एक्ट। यानी इसका मतलब क्या है कि कंपनी, देखो कंपनी कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, मानते हो कि नहीं? तो कंपनी के अंदर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉय बन के कंपनी में वर्क करती है, एमडी वर्क करता है कंपनी के अंदर, ओके, तो ये सब जो मिलके कंपनी को चलाते हैं, ये अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इनको पावर दिया गया है और वो पावर असाइन करना पड़ता है या तो कंपनी एक्ट के अंदर, और कंपनी एक्ट के अंदर नहीं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। आर्टिकल ऑफ कितनी पेमेंट किसकी करनी है, कितना रिजर्व रखना है हर साल, यानी हर एक छोटी छोटी बात का रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी फॉर्म होते वक्त ही पहले बन जाते हैं और उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट्स इंटरनल मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट। जैसे आप देखो, नोटिस करो, आप वननेस कॉमर्स क्लास में पढ़ रहे हो, तो वननेस कॉमर्स क्लास में बीइंग डायरेक्टर ऑफ ओसीसी मेरा काम, मेरा डायरेक्टरशिप है, ओके, मेरे को डायरेक्टर बनाया गया है, तो डायरेक्टर के ओहदे पर मुझे क्या क्या पावर दिए गए हैं, ये हमारा वननेस का आर्टिकल तय करता है। जैसे आपने देखो, किसी को अगर मैं टेम्परेरी टर्मिनेट कर रहा हूँ, टर्मिनेट, या परमानेंट टर्मिनेट कर रहा हूँ, टर्मिनेट, तो आप ऊपर लिखा होगा आर्टिकल नंबर लिखा होता है 16, 17। आपने अगर टर्मिनेशन लेटर किसको मिला होगा तो उसको पता होगा, किसको मिलाया गया टर्मिनेशन लेटर, किसको कभी टेम्परेरी मिला है, टेम्परेरी 3 दिन 4 दिन का है, कोई लेटर है अवेलेबल है क्या तेरे पास अभी अवेलेबल, निकाल। हाँ, तो ऊपर लिखा होता है कि ये आर्टिकल नंबर में, यानी ये रूल नंबर में डायरेक्टर को पावर है कि डायरेक्टर चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी बच्चे को कोई भी रीजन से टर्मिनेट कर सकता है। यानी ये मेरे को पावर किसने दिया, मेरे आर्टिकल ने, वननेस के आर्टिकल में। वैसे यहाँ पे भी कोई भी पर्सन, कोई भी जो एक्टिविटी करता है, आइदर कंपनी का सेक्रेटरी हो, आइदर डायरेक्टर हो, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कहाँ कंटेन होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। यानी इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेमोरेंडम कंपनी को जन्म देता है लेकिन आर्टिकल कंपनी को चलाता है। समझा क्या आपको क्लियर? अब इसके अंदर पूरा चिट्ठा होता है, यानी एक ऐसे एक रूल नहीं है जो बताऊंगा, इसके अंदर कंटेन रूल्स भरपूर होते हैं। इवन डायरेक्टर्स, आज देखो, आज हम प्रमोटर डायरेक्टर बनेंगे, आने वाली पीढ़ी में पता नहीं कौन डायरेक्टर बनेगा, तो डायरेक्टर सच में ऑनेस्टी से वर्क करना चाहिए कि नहीं, वो सब आर्टिकल तय करता है। आर्टिकल कौन से टाइप का कौन सा इंस्ट्रूमेंट कंपनी निकालने को ना, वो भी आर्टिकल परमिट करता है। किस पर्सन को कौन सा राइट्स है, आर्टिकल तय करता है। किस पर्सन को कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो भी आर्टिकल तय करना है। एम्प्लॉइज को कौन सा काम करना है, आर्टिकल तय करता है। कंपनी के सेक्रेटरी को कौन कौन से पावर दिए, आर्टिकल तय करता है। इन शॉर्ट, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल है। कंपनी चलेगी एज पर आर्टिकल, और आर्टिकल में अगर कोई प्रोविजन मिसिंग की हुई हमने, भाई हमने ये कोई ऐसी कंडीशन आ गई कंपनी के सामने जिसका प्रोविजन आर्टिकल में है ही नहीं, रोहित है ही नहीं, यानी रूल लिखा हुआ ही नहीं है, तो फिर वो कहां से कंपनी ले, तो फिर वो कंपनी एक्ट लेती है। यानी पहले आर्टिकल में प्रोविजन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कंपनी एक्ट के अंदर। अब सर हर कंपनी अपना आर्टिकल खुद बनाती है? यस, सुनो, पब्लिक कंपनी के पास आर्टिकल का राइट है, या तो वो खुद बनाए या तो वो लॉ से ले। यानी इसका मतलब क्या है सर, सुनो, पब्लिक कंपनी हैज राइट टू प्रिपेयर या ड्राफ्ट इट्स ओन आर्टिकल और आइदर टेक अ प्रोविजन एज पर द लॉ। यानी इसका मतलब क्या है, सुनो, हर कंपनी, पब्लिक कंपनी जो है वो अपना आर्टिकल खुद का बना सकती है, यानी अपने रूल्स फ्रेमिंग खुद कर सकती है। लेकिन रूल्स अगर फ्रेम करना है, फ्रेम यानी बनाना आता है रूल्स, तो उसको कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त ही बनाना पड़ता है, और ये भी हमको अटैच करना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन आरओसी के पास। आरओसी सबसे पहले 2 डॉक्यूमेंट पड़ता है, एक मेमोरेंडम और आर्टिकल। बस यही 2 डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर आरओसी तय करता है कि तुमको कंपनी बनाने देंगे कि नहीं देंगे, सिंपल भाषा में। दोनों का अपना अपना रोल है। क्या रोल है बताओ? आर्टिकल में काम क्या है, आर्टिकल कंपनी को चलाता है और मेमोरेंडम कंपनी को बनाता है। मेमोरेंडम से कंपनी बनेगी, आर्टिकल से कंपनी चलेगी। डायरेक्टर अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं करते हैं,
मीटिंग कौन सी करनी है, सेक्रेटरी को कौन सी करवानी है, कौन से पावर है, कौन सी नोटिस किसको भेजनी है, ये सब आर्टिकल तय करता है। कंपनी लोन लिया है, लोन रिडीम कब करना है, रिडीम कौन से फंड से करना है, ये सब आर्टिकल तय करता है। पूछो क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल चलना चाहिए। अब आप देखो हमारे इंडिया का जो रूल बनाया हुआ है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, भारत के संविधान में, बराबर कि नहीं? अब आज मोदी जी है या कल कोई और आएगा, परसों ही और आएगा, अरे समय सबका बदलता है ना भैया। तो इंडिया हमारा कंटिन्यूअसली कॉम्पिटेंटली चलना चाहिए, तो उसके लिए हमने रूल्स पहले ही फ्रेम किए हुए हैं। वो रूल्स को सब एग्जीक्यूट करवाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह। वैसे ही कंपनी के अंदर है, कंपनी के अंदर रूल्स पहले ही बनाए जाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये है, कल कोई और आएगा, तो उससे भी कंपनी कॉम्पिटेंटली चलनी चाहिए, तो वो पहले ही रूल्स एंड रेगुलेशन लिख देते आते हैं कि ए पावर लेकर डायरेक्टर अपना डायरेक्टरशिप करेगा, सेक्रेटरी अपना प्रैक्टिस करेगा, एमडी अपना वर्क करेगा। इस तरीके से हर कोई पर्सन जो काम कर रहा है वो एज पर दी आर्टिकल के मुताबिक कर रहा है। हर एक को पावर दिया गया है, वो पावर असाइन किया है आर्टिकल में। कोई डाउट है इसमें? अब सर एक आधा सैंपल बताओ कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो मैंने बताया ना आपको, हर काम का रूल्स आर्टिकल में होता है, हर काम का। हर काम की कंपनी करने के बाद कंपनी क्या है, कठपुतली है, क्या है वो, तो उसको कंपनी लॉ के मुताबिक करना पड़ता है। अच्छा, आर्टिकल में अपने मन मुताबिक आड़े तेरे रूल लिखना नहीं है, कुछ भी प्रोविजन से मैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कौन से प्रोविजन से? एज पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से। क्लियर? अब आर्टिकल की डॉक्यूमेंट पढ़ लेते एक बार, ध्यान दो। देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट which needs to be fulfilled with the ROC along with the memorandum at a time of incorporation of company. इनकॉर्पोरेशन कंपनी के वक्त ROC को हमको मेमोरेंडम देना पड़ता है, तो दूसरी डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करके देनी पड़ती है, आर्टिकल। अब आर्टिकल है क्या? इट कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स यानी चलाना, चलाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गवर्न्स। क्या यूज करते हैं? हाँ, गवर्न द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का अंदरूनी मामला, कंपनी का अंदरूनी मामला कैसा चले ये कौन तय करता है? हर्ष? आर्टिकल, एओए। ओके, कंपनी को जन्म देने के बाद मेमोरेंडम का वहां काम खत्म होता है। अब कंपनी चलेगी किसके मुताबिक? आर्टिकल के मुताबिक, आजीवन काल के अंदर। डायरेक्टर आएंगे जाएंगे बदलेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलेंगी, लेकिन कंपनी अपने आप चलेगी, वो है एज पर आर्टिकल। जो भी वो पोजीशन लेगा वो पहले आर्टिकल पढ़ेगा कि मेरे पास कौन से पावर्स है, और उस पावर को लेकर वो अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, वर्क को परफॉर्म करेगा, सिंपल भाषा में। इट स्टेटेड द पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑल्सो द मैनर इन विच द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी विल बी कैरीड। देखो लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन सा काम करेंगे, कौन से अपने पावर का, वो पावर कहां असाइन किया गया है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। अरे आ रहा क्या, जैसे एग्जाम्पल वननेस कॉमर्स क्लास के अंदर मैं डायरेक्टर हूं, तो मैं किसी बच्चे को टर्मिनेट कर सकता हूं। ओके, अब परमानेंट टर्मिनेशन के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर की साइन लगती नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर क्या है कि वो आपको 3 दिन का टर्मिनेशन कर सकती है मैक्सिमम। अब वो 3 दिन का टर्मिनेशन का पावर उसको किसने दिया? वननेस के आर्टिकल ने। अब उसको अगर परमानेंट टर्मिनेट करता किसको करना है, तो पहले मेरे पास आएंगी कैबिन में, बोलेंगे सर मुझे इसको परमानेंट टर्मिनेशन करना है, आपकी साइन दो। क्या दो? क्यों? क्योंकि मेरे साइन के बिना वो परमानेंट टर्मिनेशन लेटर नहीं बन सकती। अरे आ रहा क्या? पूछो क्यों? क्यों? उसके पावर और मेरे पावर अलग है। मेरे पास अपेक्स पावर है, उनके पास थोड़े कम पावर है। अरे आ रहा तुमको समझ में? तो इस तरीके से कहने का मतलब कि हर एक पर्सन, कोई भी हो, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे ओनर हो, कंपनी बनने के बाद जो काम करेगा या एक्टिविटीज कंपनी की परफॉर्म होंगी, एक्टिविटीज यानी क्या? वर्क, कंपनी के वर्क, बिजनेस वर्क, वो सब किसके मुताबिक होंगी? एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझा? इसलिए इसको इंटरनल मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट कहा गया है। अंदरूनी मैनेजमेंट जो है वो चलेगा कंपनी का किसके मुताबिक? एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा। द इंटरनल मैनेजमेंट
document containing rules and regulation of the company is dash. The company formation document MOA. समझा? तो इस तरीके से आपको ट्विस्ट क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ सकते हैं, तो आप लोगों को प्रॉपर उसको करेक्ट करके आंसर देना है। अब सर इसके अंदर रूल्स कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, कुछ रूल्स पढ़ते हैं। पहला ये कुछ ही है, ओके। हाँ, पहला है टाइप्स ऑफ शेयर्स। अब सर ये टाइप शेयर तो बड़ी मुश्किल समझा था, टाइप्स ऑफ शेयर भी होते हैं, कुछ तो भी ऐसा भी होता है कुछ, तो डोंट वरी, वो 12th में पढ़ाएंगे आपको। सब अभी पढ़ा दूंगा तो बेटा वो काम थोड़ा खराब हो जाएगा ना, इसलिए टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं, ओके। हाँ, तो सर टाइप्स ऑफ शेयर में क्या करेंगे वो आगे जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे, अभी फिलहाल कोई इसका काम नहीं है। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को कौन कौन से राइट्स है, मालकों को, ये सब कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल में, एओए में। प्रोसीजर फॉर वर्किंग, हर एक काम किसके मुताबिक होगा? आर्टिकल के मुताबिक। प्रोसीजर रिगार्डिंग कन्वर्शन शेयर इनटू स्टॉक। सर आज तो बता ही दो कि शेयर और स्टॉक में अंतर क्या है ना? सही कि नहीं? चलो 2 मिनट के लिए डिस्कस करेंगे। 5 मिनट खर्चा करूंगा, 5 का 6वां मिनट भी नहीं करने दूंगा। समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो डबल पूछना, नहीं पूछा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ओके। अब मैं आज आपसे एक नया रहस्य खोल रहा हूं, और वो क्या है बोलो? डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। अब तुम अपने 11th वाले फ्रेंड से पूछना, स्टॉक वर्ड सुना है? स्टॉक वर्ड, ओके। नहीं बोलेंगे वो, है ना श्रद्धा? तू पूछा है कभी फ्रेंड से? ठीक है, चलो। अब आप देखो, आपको पढ़ाते पढ़ाते आपकी आधी पेज, आधा तो रजिस्टर आपका वर्किंग में से भर गया है। नहीं भरा है? भरना चाहिए। हाँ, अभी तक तो कंपनी फॉर्म भी नहीं हुई है। सोचो, कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस तो अभी फॉर्म होने के बाद शुरू होगी, सही कि नहीं? ओके, चलो। हाँ, लास्ट 15 डेज, ये आने वाले 15 दिन के अंदर आपका 11th और 12th का समझाने वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा मेरा। उसके बाद हम लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। मेरा मार्च तक के 12th चलता है, 11 चलता है, ओके, मार्च एंडिंग तक के। तो मेरे को यहाँ देखो, जितना स्लो में 11 लेता हूँ उतना ही पास अपने आप 12 चलता है। मेरे को फास्ट लेना नहीं पड़ता है, अपने आप पास चलता है। पूछो क्यों? वहाँ मुझे कुछ बताने लायक होता ही नहीं है, सब लैंग्वेज पे फोकस होते। कंसेप्ट तो आपके यहीं पे क्लियर कर देना पूरा मैं, समझा आपको क्लियर? तो इसलिए मेरे हिसाब से 11th और 12th की अलग पिक्चर है ही नहीं। सो जो आपके फ्रेंड्स अगर बोलते होंगे आपको कि सर हमारा तो 12 चालू हो गया, हमारा तो 11 हो गया, मतलब हो जाने अच्छी बात है, जा खुश रहे, समझा? अरे ऐसा कौन से काम का होना समझे ही नहीं। अब चैप्टर बाई चैप्टर आता था, तुमको कुछ समझ में आ, लिंक जुड़ा ना, इसलिए तुमको समझ में आ रहा है सब कुछ, कनेक्टिविटी हो रही है। क्या हो रही है? हाँ, चलो अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चे लोग, सुनो। द बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर इज नोन एज स्टॉक। The bundle of fully paid up share is known as stock. लिख दो। What is share? Share is a share in the share capital of the company. Total capital का एक छोटा सा हिस्सा वो शेयर है। That's why नाम दिया है share is a share in the share capital of the company. अच्छा, कंफ्यूज हो रहा है? पहले शेयर कराना पड़ेगा फिर स्टॉक। तो मेरे को लगा तुमको शेयर आता है इसलिए मैंने स्टॉक डायरेक्ट पढ़ाया, लेकिन तुमको शेयर भी नहीं आता है, तो इसलिए हाउ कैन यू एक्सप्रेस द शेयर इन योर लैंग्वेज? सो कोई पूछेगा तो शेयर इज द शेयर। क्या है? शेयर एक शेयर है, हाँ, इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। हाँ सुनो, टोटल कैपिटल को, कंपनी के टोटल कैपिटल को क्या बोलते हैं? क्यों पूछो क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे टुकड़े करके आया हुआ है, उसका एक टुकड़ा क्या है? अपना शेयर। क्या है अपना? अब कंपनी के पास अगर 10 करोड़ कैपिटल है
10 करोड़ में से एक टुकड़ा 100 रुपए का रखा हमने फेस वैल्यू के हिसाब से, तो उसका शेयर है। क्या है उसका? किसने नाम दिया? शेयर। हिस्सा एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? शेयर कैपिटल का। अरे भाई टोटल कैपिटल का एक टुकड़े को क्या बोलते हैं? शेयर। और वो टुकड़े कितने रुपए का रखा हमने, ये कौन तय करता है? फेस वैल्यू। अब ये बार बार तुमको वही भी पढ़ाऊं? छोड़ा है मोगलिया, 4-5 सेशन दिए नालायको, इससे ऊपर नहीं दूंगा, बस इतने में इतने ही मिलता। हाँ अब इधर देखो, व्हाट इज स्टॉक? द बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर इज नोन एज स्टॉक। यानी स्टॉक समझने के लिए पहले शेयर आना जरूरी है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, शेयर समझता है क्या है? तो स्टॉक भी आ जाएगा आज। सुनो अभी क्या होता है स्टॉक। अब उसके लिए तुमको शेयर का थोड़ा प्रोसीजर पढ़ा रहा हूं। प्रोसीजर फिर से बोलूं? शेयर का प्रोसीजर। अब सर क्या बोल रहे हो आप? अपने आप में ही बोल रहे हो कुछ तो भी है ना। यानी कंपनी एक शेयर कैसे निकालती है उसका शॉर्टली तुमको प्रोसीजर का एक हिस्सा बता रहा हूं। क्योंकि कंपनी क्या है? बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय। कंपनी अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं करती, इसलिए जब कंपनी को शेयर भी निकालने होते हैं ना, वो भी किसका प्रोविजन लेती है? यहाँ तो लॉ का, यहाँ तो आर्टिकल का। हाँ हेलो, यहाँ तो लॉ का, यहाँ तो ये लिखा नहीं क्या? वर्किंग प्रोसीजर फॉर वर्किंग। तो जब शेयर निकालने होते हैं तो वो जो लॉ आर्टिकल में जो रूल्स लिखे गए हैं वो पूरी रूल्स फुलफिल करके ही कंपनी अपने शेयर निकाल सकती है। और वो शेयर किसका लिमिट होना चाहिए? ऑथराइज का लिमिट होना चाहिए। मालूम है ना? ऑथराइज के ऊपर वो शेयर निकाल सकती नहीं है, ऑथराइज के नीचे चलता कितना भी। हाँ सुनो अब यहां पे ध्यान दो, देखो बच्चा लोग सुनो। जब कंपनी आम जनता से कैपिटल रेस करना चाहती है तो कंपनी अपने शेयर निकालती है और वो शेयर की फेस वैल्यू फिक्स होती है, जिससे वो अपनी इशूइंग वैल्यू फिक्स करती है। प्राइमरी मार्केट की बात कर रहा हूं, कर रहा हूं मैं, सेकेंडरी मार्केट की नहीं। तो जब कंपनी अपने फ्रेश शेयर निकालती है तो फ्रेश शेयर इन्हें 100 रुपए दो मालक बनो, 10 रुपए दो मालक बनो। अब वो एक शेयर का पैसा वो पूरा नहीं लेती, वो भी इंस्टॉलमेंट में लेती है और वो इंस्टॉलमेंट के नाम है। वो आज तुमको सीखना है। पूछो क्यों सीखना है? 12th में इसके ऊपर टॉपिक आएगा अकाउंट में, इशू ऑफ शेयर। नहीं तो आज अगर तुम लोगों को टाइम मिले तो यूट्यूब पे मेरे 6 लेक्चर्स है इशू ऑफ शेयर के, फ्री में। कितने लेक्चर है? कैसे कंपनी शेयर निकालती है तुमको समझ में आ जाएगा। उसमें शेयर के बारे में भी थोड़ा बताया है। तो अगर खाली बैठोगे तो टाइम है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप देख लेना। मेरा उतना काम वहां पे आसान होगा, लेकिन खून नहीं पीना वहां पे फिर मेरे। हाँ नहीं तो क्या होता है, बच्चों को आ जाता ना, फिर इधर उधर बातें शुरू हो जाती है, फिर बातें होती है उनकी आपस में, खून में आ जलता चला चला के, इसलिए। ओके हाँ सुनो। तो जब कंपनी अपने शेयर मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में आम जनता को जब बेचती है ना, तो एक जितनी फेस वैल्यू है वो पूरे पैसे एक साथ लेती नहीं है, वो टुकड़ों में लेती है, इंस्टॉल में लेती है। अब सर कैसे? एक तो 100 रुपए में इतनी बड़ी कंपनी का मालक बना रहे हो, ऊपर से उसमें भी इंस्टॉलमेंट ऑप्शन, क्या बात है। उसका रीजन है, सुनो क्यों, सुनो क्यों। हाँ उसका रीजन है क्यों। क्या होता है जब कंपनी इंस्टॉलमेंट्स ऑप्शन देती है, क्या देती है? तो उसमें उस पर्सन की डिमांड बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स की। अब इसको पिक्चर के तौर पर समझाता हूं। देखो जब उस क्या हुआ, हमारी कंपनी को पैसों की जरूरत है। सो दो फायदे। हाँ अब दोनों फायदे में तुमको बता रहा हूं, दोनों फायदे। कंपनी का फायदा भी है इंस्टॉलमेंट लेने का, और तुम्हारा शेयर होल्डर का फायदा भी है, आम जनता का भी। कैसे? देखो सर, अब सपोज हमारी कंपनी ने एक प्लांट डिसाइड किया बनाने का। कहां पे प्लांट बनाएंगे? हमारी प्लांट में पौधा नहीं, प्लांट मतलब फैक्ट्री। ओके मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी तक प्लांट बोलो तो प्लांट की इमेज आती है उनके मन में। इन अकाउंटिंग प्लांट मीन्स फैक्ट्री। ओके हाँ क्या हुआ सरिता देख इधर। तो हमारी कंपनी को सपोज मूर्तिजापुर में एक भी प्लांट नहीं है, लगाना है। अब प्लांट लगाना बोले तो फुकट का काम है क्या? पैसा लगता, क्या लगता? हाँ अच्छा खासा वो भी।
अब कंपनी रिक्वायर्ड 20 लाख रुपीस। सपोज हमारी कंपनी बन गई, बनी अभी तक नहीं है लेकिन बन गई, अज्यूम करो, शेयर और स्टॉक समझना है तो बन गई, अज्यूम करो, अज्यूम अभी तक बनी नहीं है, हाँ? बनाने के लिए अभी काम चालू है, आज हम नेक्स्ट स्टेप में गए हुए आर्टिकल बनाने। बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो कंपनी रिक्वायर्ड 20 लाख रुपीस। कंपनी के डायरेक्टर्स ने सेक्रेटरी को बुलाया, ए सेक्रेटरी इधर आ, बोला बोलो सर, मैं ही हूंगा, है ना? बोला 20 लाख रुपीस है फंड्स कंपनी के पास, देख दो। मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को फोन किया, है क्या पैसा? बोलते नहीं है, पैसा नहीं है, प्लांट लगाना है भैया, पैसा नहीं है। तो कंपनी क्या निकालेगी? अपनी खेती है, निकालो, सही कि नहीं? अरे आरओसी रजिस्टर करके दिया ना कैपिटल। तो अभी क्या हुआ, कंपनी 20 लाख के शेयर निकाल रही है। अब 100 रुपए का एक शेयर अज्यूम करो हमारा का है, तो कितने निकालेगी? यानी 20 लाख कलेक्ट करने के लिए, कैपिटल कलेक्ट करने के लिए 20,000 शेयर्स निकालेगी। ये देखो बच्चे लोग सुनो, अब 20,000 शेयर्स पब्लिक को 100 रुपए के हिसाब से हम देंगे। अब जो कंपनी अपने प्राइमरी मार्केट में शेयर निकालती है ना, वो पैसे इंस्टॉलमेंट में मिलती है, एक शेयर के 100 रुपए भी। यानी कंपनी क्या बोलती, ए आम जनता 100 रुपए में मालक बनो, अब 100 रुपए भी टुकड़ों में दो, बस चलो, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। इसका रीजन 2 है। पहला, दिमाग खिलना हो तो समझो। पहला देखो उधर, मैंने इंस्टॉलमेंट रख दिया, इंस्टॉलमेंट है सपोज, पहला अगर जिसको शेयर खरीदना है तो पहले तुम मेरे को 20 रुपए दो, बस 20 दो, फिर 30 दो, फिर 30 दो, और फिर 20 दो। समझा? अब सर ये बता दो कौन है 20 30 20 30 20 30? सुनो, then the company offer its shares to general public. Before offering to shares, company must offer its prospectus. Its prospectus एक नई डॉक्यूमेंट का जन्म हो रहा है। What is prospectus? बता रहा हूं, डबल नहीं बताऊंगा। Before issuing share, company must issue its prospectus to general public. And what is prospectus? Prospectus is an invitation document for subscribing its shares to general public by the company. समझा? कुछ नहीं समझा? सुनो, जब भी कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को निकालने जाती है, पब्लिक को निकालने के पहले कंपनी अपना इनविटेशन डॉक्यूमेंट निकालती है, और वो इनविटेशन डॉक्यूमेंट यानी प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस दिखने में बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा तुम्हारे कॉलेज का प्रोस्पेक्टर होता है। किसने कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले प्रोस्पेक्टर खरीदा था 25 रुपए का एलआरटी से? अब एलआरटी कंजूस हो गया होगा तो नहीं दिया होगा, मेरे को बताए, लेकिन कौन अदर कॉलेज में है? अदर कॉलेज में कोई? अच्छा, एडमिशन फॉर्म तुमको एलआरटी ने कैसे दिया था? बस डायरेक्ट फॉर्म दिया था? नहीं, प्रोस्पेक्टर के अंदर लिखा होता है, एडमिशन फॉर्म होता है। प्रोस्पेक्टर अगर दिखने में दिखाऊं तुमको मैं, तो बिल्कुल तुम्हारे कॉलेज की तरह। किसी को कॉलेज का प्रोस्पेक्टर मिला था? नहीं मिला कॉलेज प्रोस्पेक्टर? किसको भी नहीं मिला तुम में से? क्या नालायक हो गए कॉलेज वाले? अरे गुरु नानक वालों ने दिया होगा ना। सुनो, हाँ बोलो, किसी के पास प्रोस्पेक्टस है क्या घर में वर में? कोई है क्या? तुमको मिला ही नहीं? हाँ सुनो, कोई भी बड़े बड़े कॉलेज में जब एडमिशन तो पहले आपको उसका प्रोस्पेक्ट खरीदना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है सुन लो, उसके अंदर कॉलेज की डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी होती है। टॉपर कौन है, टीचर्स कौन है, नॉन टीचिंग स्टाफ कौन है, कौन सी एक्टिविटीज होती है, सब लिखा होता है। डिटेल इंफॉर्मेशन तुम्हारे कॉलेज की, कितने साल हो गए, फाउंडर कौन था, कैसे हुआ फॉर्म, पूरा 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 ऐसे चिट्ठा लिखा होता है। चिट्ठा। एस्पायर गए हो कभी? एस्पायर कोई? एस्पायर में ज्वाइन किसने किया है? हाँ, फर्स्ट टाइम जब एडमिशन लेते हो तुमको एक कैटलॉग मिलता है कैटलॉग, वो पढ़ने के लिए 100 रुपए लेते तुमसे कैटलॉग का, एडिशनल 20।
वो प्रोस्पेक्टर होता है। क्या होता है वो? हाँ, हम लोग नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारी पीसी नॉमिनल है। हाँ, लेकिन जो बड़े बड़े वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो पहले प्रोस्पेक्टर देते हैं। उस प्रोस्पेक्टर में उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है कि कॉलेज तुम्हारा कितना चला, कितने साल हो गए चले हुए, फिर डायरेक्टर कौन है इसके अंदर, मैनेजमेंट बॉडी कौन है, यानी सब डिटेल इंफॉर्मेशन तुम्हारी इसके अंदर होती है। एक्चुअली सब डिटेल कंटेंट इंफॉर्मेशन। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है? हाँ। उसी प्रकार एक लास्ट में एडमिशन फॉर्म भी होता है। उसके अंदर क्या होता है? आपके कॉलेज का कि अगर किसको एडमिशन चाहिए तो वो पहले प्रोस्पेक्टर पढ़ो पूरे कॉलेज का, फिर तुमको अगर इच्छा हुई उसके बाद भी तो लास्ट में एक फॉर्म होता है पीले कलर का, वो फाड़ो वहां से और भर के सबमिट करो, और फिर हम देखेंगे तुमको एडमिशन देनी है कि नहीं देनी है। वैसे ही सेम कॉलेज का प्रोस्पेक्टर इमेज कर रहे हो ना, वैसे ही सेम कंपनी अपना पहले प्रोस्पेक्टस निकालती है। उस प्रोस्पेक्टर में कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, चिट्ठा, बैलेंस शीट वगैरह सब होता है उसमें। कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, कंपनी के शेयर का एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, और उन फेस वैल्यू में कंपनी कितने इंस्टॉलमेंट अमाउंट दे रही है, वो इंस्टॉलमेंट कौन सी कितनी रहेंगी, ये सब आपको उस प्रोस्पेक्टर के अंदर दिया होता है। कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कंपनी का एमडी कौन है, कंपनी का सप्लायर्स कौन है, कंपनी के कस्टमर्स कहाँ है, कंपनी की ब्रांचेस कितनी है, कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट हुए कितने साल हो गए, इससे पहले कंपनी क्या थी, कौन से फॉर्म से आई कंपनी, सब डिटेल चिट्ठा पूरा कंपनी का एक डॉक्यूमेंट में होता है। वो डॉक्यूमेंट को बोला गया है प्रोस्पेक्टस। क्या बोला गया है? बोलो क्या बोला गया है? प्रोस्पेक्टस। और वो प्रोस्पेक्टस पहले कॉमन पीपल पढ़ता है, समझता है, उसके बाद उसको लगता है कि हाँ मुझे इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, और फिर उसमें से क्या करता है, वो उस प्रोस्पेक्टर में लास्ट में एक फॉर्म होता है। क्या होता है? वो फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है बैंकर के पास। अब ये बैंकर कौन है इसका आगे जिक्र आएगा, फिलहाल मैं इसको यहाँ पे लेता नहीं हूँ, धीरे धीरे वक्त के मुताबिक सब मैं आपको बताऊंगा। और उसी प्रोस्पेक्टर के अंदर लिखा होता है कंपनी का लास्ट डेट ऑफ सबमिशन योर फॉर्म, कि कंपनी के अंदर अगर तुमको शेयर अप्लाई करना है तो लास्ट डेट क्या है, और एक शेयर का पैसा कितना देना है, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, और अभी कितना एप्लीकेशन का कितना देना है, बाद में कितना देना है, कब कब क्या क्या देना है, ये सब आपको पहले से ही चिट्ठा लिखा होता है। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी लिखी होती है, कितनी इंस्टॉलमेंट कितनी कहाँ रहेगी। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है? अगर है तो पूछो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो प्रोस्पेक्टर क्या काम करता समझा? वो पूरा चिट्ठा पूरा कंपनी का चिट्ठा खोल के रख देता है। पूछो क्यों? क्योंकि लॉ इज ऑलवेज मेड फॉर जस्टिस, बराबर कि नहीं? तो जस्टिस ये कहता है कि इन्वेस्टर ने कौन? मेंबर को इन्वेस्टर बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। ओके, उसको पहले पता होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ रहा हूँ उसका पूरा हिस्ट्री क्या है, कौन पावर में बैठा हुआ है, कौन मैनेजमेंट संभाल रहा है, अच्छे हाथ में है कि नहीं, ये डायरेक्टर सच में अच्छा है, कॉम्पिटेंट की नहीं कि मेरी कंपनी में डुबा देगा, मेरे पैसे टाटा बाय बाय कर देगा। तो इस तरीके से सभी को हक है जानने का। इसलिए कंपनी का लॉ बोलता है कि मार्केट में जब भी कंपनी अपने शेयर इशू करेगी, वो शेयर इशू करने के पहले कंपनी प्रोस्पेक्टर इशू करेगी, और जिसको भी वो शेयर खरीदना होता है वो पहले वो प्रोस्पेक्टर मार्केट से खरीदता है, और मार्केट से प्रोस्पेक्टर खरीदने के बाद फिर वो पढ़ता है, और लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ। फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करते हैं किसको शेयर देना है किसको नहीं। यानी सर आप क्या बोल रहे हैं, मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हैं कि अप्लाई करने के बाद भी फिक्स नहीं है शेयर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यस, फिक्स नहीं है। कंपनी के डायरेक्टर के पास पावर है किसके शेयर एप्लीकेशन मंजूर करनी है कि नहीं। मंजूर करेंगे तो तुम्हारा पैसा रखेंगे, नहीं करेंगे तो तुम्हारा पैसा वापस करेंगे। ऐसे फ्रॉड नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं होता। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जस्टिस के सिवा चलता नहीं भैया। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जस्टिस के सिवा चलता नहीं। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जस्टिस के सिवा चलता नहीं भैया।
तो आज के बाद क्या सीखा? एक नई चीज, बोलो कौन सी? प्रॉस्पेक्टर क्या है? इनविटेशन डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? क्यों? क्योंकि प्रॉस्पेक्टर जब भी कंपनी निकाला, समझाना कंपनी अपने क्या निकाल रही है? शेयर निकाल रही है और इनवाइट कर रही है पब्लिक को, आओ रे मालक बनो। समझा क्या? पक्का? जैसे कॉलेज तुम्हारा एडमिशन लेने के पहले प्रॉस्पेक्टर देता है, मालूम आपको? ये अलग बात है कि अभी तुम्हारा कॉलेज थोड़ा वो हो गया है इनफॉर्मल, लेकिन हमेशा रखना कोई भी कॉलेज एडमिशन देने के पहले प्रॉस्पेक्टर बांटता है। 25-30 रुपए का प्रॉस्पेक्टर आपको लेना पड़ता है कॉलेज से, और वो पढ़ने के बाद आपका एडमिशन फॉर्म उसी के अंदर लगा होता है, अटैच होता है, वो फाड़ के अपने को सबमिट करना पड़ता है। फाड़ना हो तो फाड़ना नहीं पड़ता, वो निकालना पड़ता है। वो आता नहीं कि कैंची का ऐसे डॉट 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 आता, क्या बोलते उसको भाई, वहां से यहाँ से फाड़ो। अरे उसको इंग्लिश में अच्छा ही बोलते, नाम याद ना रहा मेरे को। हाँ समझिए ना? हाँ समझ आपको, इस तरह काफी होता है। चलो ठीक है, समझा क्या तुमको? तो आज के बाद क्या सीखा? अगर कंपनी अपने शेयर मार्केट में बेचने को निकालेगी, हाँ, और प्रॉस्पेक्टर कौन सी डॉक्यूमेंट है? हाँ, और इसके अंदर क्या होता है? इट कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड लास्ट में कंटेन होता है एडमिशन फॉर्म। तो एडमिशन फॉर्म नहीं बोलते, हाँ फॉर्म। क्लियर पिक्चर? समझा? अरे समझा क्या? एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। यानी क्या होता है? पहले शेयर होल्डर अप्लाई करता है, फिर शेयर मंजूर करने के बाद बोलते हैं बाकी पैसे लाओ। चलो ठीक है, क्लियर? हाँ, अब वो एक शेयर के कितने पैसे इंस्टॉलमेंट में देने हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट है, ये सब आपको कहाँ लिखा होता है? सब लिखा होता है प्रॉस्पेक्टर के अंदर। कब तक ये ऑफरिंग चालू है, लास्ट डेट कौन सी है, ये भी सब है ना, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर भी, अबाउट कंपनी भी। कहाँ होती है गिवन? प्रॉस्पेक्टर। हाँ, अब प्रॉस्पेक्टर आजकल, एक मिनट, आज की तारीख में प्रॉस्पेक्टर जो है ना वो ऑनलाइन निकलता है उनकी वेबसाइट में। ऑफलाइन कौन चल रहा है बताओ? अरे तुम बताओ, तुम आज ऑनलाइन के जमाने में तुम ट्रेडिशनल मोड यूज करोगे क्या? नहीं। अरे आ रहा तुमको सबने, हमारा भी डिजिटल प्रॉस्पेक्टस है, पता है आपको? दिखा है तुमने हमें वननेस का? फिर तुम्हें क्या ही दिखा रही है? दिखा तुमको मैं तुमको। अब देखो वननेस का डिजिटल प्रॉस्पेक्टर ये है, देखा ऊपर? हो गया। ये 3 साल पुराना प्रोस्पेक्टर था, ये साल का नहीं बनाना हुआ, मेरा टाइम नहीं मिला मेरे को। लेकिन इन्हें आजकल डिजिटल प्रोस्पेक्टर्स काफ़ी चल रहे हैं ऐसा, और ये सब क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपको? हाँ, कि हमारे पास आके एडमिशन लो, ऐसा। वैसे ही कंपनी जब अपने शेयर निकालती है पब्लिक में,
तो वो अपना पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन, कौन डायरेक्टर बैठा हुआ है, एमडी में कौन बैठा हुआ है, कितने साल पुरानी कंपनी है, कितना फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये साल की बैलेंस शीट कितनी है, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है कंपनी के ऊपर, ये सब तुमको डिटेल में, एक्सपेंस कितना होता, सब एक एक एक्सपेंस कहाँ होता है, ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन कंपनी का आपको रहता है प्रोस्पेक्टर के अंदर। समझा? अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? हाँ सॉरी, हाँ देखेंगे ना, चलो ओके क्लियर, समझा आपको अच्छे से? एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो अब। तो सर कहाँ शेयर, स्टॉक, अभी आप प्रोस्पेक्टर में आ गए, कनेक्टिविटी इसलिए सुनो। तो जब एक कंपनी जो अपने शेयर पब्लिक को निकालती है ना, तो पब्लिक को निकालने के पहले वो प्रोस्पेक्टर निकालती है, और उस प्रोस्पेक्टर में एक शेयर के पैसे कितने लेने हैं, टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में लेंगी 100 रुपए। देखो 100 रुपए हो रहे कि नहीं हो रहे, यानी फेस वैल्यू से ऊपर कंपनी लेंगी नहीं, लेंगी 100 रुपए, लेकिन 100 रुपए कैसे, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन में। अब इंस्टॉलमेंट के नाम होता है, पहला इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन मनी। सर ये नाम क्यों पड़े, आगे बताऊंगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर अलॉटमेंट मनी। तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल। और चौथी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। लास्ट इंस्टॉलमेंट को फाइनल कॉल बोलते हैं। अब सर एक बात बताओ, आपने 4 इंस्टॉलमेंट बोला है, हमेशा 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं, तो इसका आंसर है नो। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 5 भी। तो फिर कैसे नाम पड़ेंगे बताओ? अब सपोज अगर मैं 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मांग रहा हूं, कंपनी हमारी 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मांग रहे हैं, लो ए बच्चा लोग 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मांग रहे कंपनी, अगर सपोज, तो यहां पे अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं मांग रहा हूं पहले 20, फिर 30, फिर 50, 100 रुपए हो रहे। तो फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट को फाइनल कॉल बोलना ही बोलना है। हेलो, लास्ट इंस्टॉलमेंट को फाइनल कॉल बोलना ही बोलना है, पक्का है। अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, अलॉट यानी मंजूर करना। अब इनके नाम के पीछे भी एक रहस्य है, बोला कब बताऊंगा सर? 12th में, अभी नहीं, जब समय आएगा तब। क्या मेरी बात आपको समझ आ रहा है? अब अगर तो 5 इंस्टॉलमेंट मांगने तो मांग सकते हैं। देखो एग्जांपल, सपोज 100 रुपए मांगने ना, अब देखो यहाँ पे आएगा नाम, फिर सपोज फॉर एग्जांपल 20, 30, फिर 20, फिर 10, फिर 20, ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं, हो रहे 5। फिर नाम कैसा आएगा? ये 2 नाम फिक्स है, पहले के 2 इंस्टॉलमेंट के नाम फिक्स है, क्या है? एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी। वो क्यों नाम पड़ा आगे बताऊंगा मैं आपको। फिर नाम होगा शेयर फर्स्ट कॉल मनी। चौथी इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर सेकेंड कॉल मनी, क्या बोलेंगे हम उसको? सेकेंड कॉल मनी। और चौथी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगा, आप थर्ड मत बोलो, शेयर फाइनल कॉल बोलो तो भी चलेगा, थर्ड एंड फाइनल कॉल बोला तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। लास्ट इंस्टॉलमेंट को फाइनल कॉल बोलना ही पड़ता है, बस सिंपल भाषा में बोलूं तो। ऐसे 4, 5, कभी 3 इंस्टॉलमेंट में एक शेयर के पैसे लिए जाते हैं टुकड़ों में, और वो इंस्टॉलमेंट के नाम याद आ गए? पक्का, कोई डाउट नहीं इसमें? अब सुनो, अब क्यों सर, क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर की डिमांड बढ़ती है। एग्जांपल देखो, सपोज क्या हुआ, अब अगर मैं बोलता हूं कि हमारी कंपनी कॉमन पीपल को 20,000 शेयर निकाल रही है 100 रुपए वाले। अब क्या होता है, अगर मैंने 100 रुपए एक साथ लिए, एक साथ क्या लिए, तो क्या होगा, शेयर होल्डर की डिमांड, नंबर ऑफ शेयर की डिमांड कम आती है, हमारे शेयर मार्केट में कम बिकते हैं। एग्जाम्पल अभी क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन पीपल है, सपोज अमन, एक कॉमन जनरल पब्लिक है अमन, हमारी कंपनी ने शेयर निकाले। अब अमन ने हमारी कंपनी को फुल स्टडी कर दिया। स्टडी कैसे किया? उसने मार्केट में से क्या लिया, हमारा प्रोस्पेक्टर, क्या लिया? उसको हमारी कंपनी बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज कम है, उसमें 100 रुपए है, 100 रुपए। अब उसको नंबर ऑफ शेयर ज्यादा लेने की इच्छा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या होगा, वो एक ही शेयर अप्लाई करेंगे। क्या करेगा? क्योंकि 100 रुपए देने, बराबर कि नहीं? लेकिन अगर उसमें 100 रुपए है और मैं अमन को बोलता हूं, अमन
देखो 100 रुपए पूरे एक साथ नहीं देने, आप भी देखो 20 रुपए ही देने। कितने देने? जैसे जैसे आगे हम मांगेंगे तो उससे पैसों की जरूरत हमको आएंगी, हम उतना मांगेंगे तुमसे, फिर देखो भरना है। यानी पहली इंस्टॉलमेंट देखो 20 ही भरनी है। तो लोग बोलेंगे सर ऐसा है क्या? बोला हाँ। तो क्या बोलेंगे सर एक काम करो, करो मेरे 5 शेयर फिक्स। क्या बोलो उसमें को? क्योंकि उसके पास 100 रुपए अगर है और मैं 100 रुपए अगर एक शेयर की एक साल लेता हूं तो वो एक ही शेयर अप्लाई करेगा। लेकिन मैं बोलता हूं अभी तेरे को 20 रुपए देने, आगे देने देखो 20, आगे पैसे देने देखो, तो बताओ क्या करेगा वो? बोलेंगे ठीक है सर ऐसा है क्या सर? ठीक है तो मेरे को 5 शेयर मेरे नाम पे अप्लाई कर दो। तो वो अपने जैसे ही 20 रुपए देना है, 100 रुपए में 5 शेयर उसको मिल जाएंगे कि नहीं? तो 5 शेयर की वो डिमांड कर देगा। यानी इससे क्या होता है? इससे शेयर होल्डर्स की नंबर ऑफ डिमांड बढ़ जाती है। क्या होती है? अब से इसमें कंपनी का फायदा क्या हुआ? 2 फायदे। एक तो ज्यादा शेयर लेंगे पर्सन तो हमारे शेयर पूरे बिक जाएंगे, और पूरे बिकेंगे तो पैसा भी उड़ाएगा। और दूसरा, इंस्टॉलमेंट में हम इसलिए दे रहे हैं पैसे, इसलिए ऑफर दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट में क्योंकि हमको पूरा पैसा एक साथ लग रहा ही नहीं है। तो ज्यादा पैसा लेके आंग पे रखना मतलब की बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हुआ, अभी मैं प्लांट बनाऊंगा तो प्लांट बनाने के लिए लगते हैं 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, बराबर है कि नहीं? पूरी, अरे पूरी फैक्ट्री बनाने में कितना लगेगा? तो 20 लाख रुपए मेरे को लग रहे, लेकिन पूरा पैसा एक साल लग रहा क्या? पहले बनेगी प्लिंथ, क्या बनेगी? उसके लगेंगे 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए मेरे को लेने फिलहाल। जब जब मेरे को पैसों की जरूरत लगेगी तब तब मैं अपने शोल्डर से मांगूंगा। इससे क्या होगा? 2 फायदे। सुनो, 2 फायदा क्या है? एक तो तुम्हारे ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा पूरा, और जब जब मेरे को पैसों की जरूरत है तब तब भी मैं आपको ये इंस्टॉलमेंट मांगूंगा। पहली इंस्टॉलमेंट सिर्फ आपको खुद को देनी है, बाकी इंस्टॉलमेंट हम हमसे मांगेंगे तब देना है आपको। अब वो कब मांगेंगे? जब हमको पैसों की जरूरत होगी। अब तो इसमें कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी का एक फायदा और है। सुनो, कंपनी तुमसे जितना पैसा ले रही है तुमको प्रॉफिट भी उतना ही देगी, उस पर देगी, पूरे शेयर पे नहीं। जैसे अभी एग्जांपल, अभी अमन ने 20 रुपए दिए पर शेयर के, एक शेयर कितने दिए? बाकी 80 रुपए नहीं दिए। अब साल खत्म हो गया, क्या हो गया? अब 80 रुपए कब मांगेंगे? अगले साल। कब मांगेंगे? तो ये साल के एंड में अमन को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा वो 100 पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 20 रुपए में। क्या मिलेगा? यानी उसका जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट वो 100 पे नहीं होगा, किस पे होगा? उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको हम? जितना उसने पेड किया है उस पे ही सिर्फ हम प्रॉफिट बांटेंगे। अरे आ रहा क्या तुमको सामने? और यहां पे अगर 100 रुपए पूरे मैंने अमन से ले लिए होते थे और लग रहे सब 20 रुपए अभी तक एक शेयर के ऊपर, तो 80 रुपए मेरे पास बेवजह वेस्टेज पड़े ना, लगाया भी नहीं अभी तक बिजनेस में मैंने, और वो जबरदस्ती मेरे को डिविडेंड 100 रुपए पे देना पड़ता था। इसलिए क्या हुआ? कंपनी को प्रेशर भी नहीं आया, और जितना कंपनी का तुम पैसा दे रहे हो उस पे ही तुमको प्रॉफिट बटेगा। प्रॉफिट को डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड क्या बोलते हैं हम? वो डिविडेंड में इसलिए पढ़ा रहा हूं तो लेंथी है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर आपको चैप्टर है एसपी पे पूरा, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं डिटेल में। किस किस को ये बात समझ में नहीं आई हाथ ऊपर करो बिंदास। हाँ, क्या नहीं आई प्राची? देख, मैंने बोला मैं फैक्ट्री बना रहा हूं, फैक्ट्री बनाने में मेरे को 20 लाख रुपए लग रहे, कंपनी को 20 लाख रुपए, लेकिन 20 लाख रुपए एक दिन में लग रहे क्या? अब वो जो फैक्ट्री बनेगी पहले 2 लाख रुपए की प्लिंथ बनेगी, फिर शेड बनेगा 3 लाख का, फिर मशीनरी जाएंगी, ऐसे टुकड़ों में लगना ना पैसा। तो मैं पूरा पैसा अगर एक साल ले लूँ उनके पास, तो बताओ क्या होगा? मेरे आंग पे आएंगे ना पैसे। वो जो क्यों लग रहे हैं मुझे 2 लाख रुपए लेके बैठा हूं मैं 20 लाख रुपए पूरे, तो वो शेयर क्या बोलेंगे कि 20 लाख का हिसाब देख कहाँ लगाया? हमने बोला लगाया 2 लाख रुपए, तो बोलेंगे भैया हमसे 20 लाख का कमाएंगे पहले ही। अरे हर साल के एंड में हमको मालिकों को हिसाब तो देना है ना, तो वो बोलेंगे नहीं कि 18 लाख रुपए तूने हमारे वेस्टेज किए ना, अगर यही तुझको जब लगते थे पैसे तब मांगते थे तुम लोग, तो हम कहीं और लगा के लेते थे पैसे, बराबर कि नहीं? वहां से भी कमाते थे हम लोग। जब तुमको लगे ही 2 लाख रुपए ये साल, 20 लाख तुम लेके बैठ गए हो, आगे लगेगा मानता हूं मैं, लेकिन तुमको अभी लगे क्या? नहीं। तो इसलिए जब जब कंपनी को पैसों की जरूरत लगेगी तब तक कंपनी ये इंस्टॉलमेंट कॉल करेगी। क्या करेगी? मांगेगी। क्या मांगेगी? उस मांगने को बोलते कॉल मनी। क्या बोलते उसको हम? कॉल मनी। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? इससे क्या होगा? 2 फायदे। एक तो मेरे को 100 रुपए पे प्रॉफिट नहीं देना है उसको, जितना उसने अपने को दिया है पर शेयर का पैसा अभी तक के, साल के एंड में मुझे प्रॉफिट उसको उतना ही देना है, क्योंकि उसका एक्चुअल कैपिटल उतना ही हमारे पास अभी तक पड़ा है। अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? समझ आ रहा है? उसको बोलते पेड अप कैपिटल। क्या बोलते उसको हम? हाँ बोलो। अब सपोज साल एंड हो गया और साल के एंड तक हमने 2 इंस्टॉलमेंट ही वसूल किए उनसे, तो बताओ उनका इन्वेस्टमेंट कितना कंपनी के अंदर? तो 50 रुपए पे ही हम उनको प्रॉफिट देंगे, 100 पे नहीं। हम शेयर होल्डर से 100 रुपए मैक्सिमम ले सकते हैं। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। लेकिन मांगना ही ऐसा ही नहीं,
जब जरूरत पड़ेगी तब मांगेंगे। समझा क्या आपको? क्लियर? हाँ बोलो। और जब तक कि एक शेयर का पूरा पैसा कंपनी के पास नहीं आता पूरा पैसा, कौन सा? 100 रुपए फेस वैल्यू कंपनी तब तक कि वो शेयर होल्डर अपना शेयर बेच सकता नहीं है। बेच सकता, ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर होता है। फुल्ली पेड अप यानी क्या? सारे इंस्टॉलमेंट पेड हो गए उसके बाद। समझा क्या? हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है? सपोज उसने 500 शेयर ऐसे खरीदे इंस्टॉलमेंट पे, अब उसने इतना अमाउंट पे कर दिया इंस्टॉलमेंट में, जितना सपोज 200 शेयर्स का होता है, तो भी शेयर नहीं बेच पाएगा ना? समझा? जब तक कि आपका पूरा पेड अप शेयर नहीं होता है, फुल्ली पेड अप शेयर होगा नहीं। फुल्ली पेड अप शेयर किसको बोलेंगे बताओ? जब तक के सारी इंस्टॉलमेंट पेड होती नहीं है तब तक कि आप वो शेयर बेच सकते नहीं हो। समझा आपको? तो समझा ना पूरा? हाँ। अब सुनो, कोई क्वेश्चन है अभी? हाँ बोलो। तो मैंने क्या बोला आपको? एक मिनट, क्वेश्चन क्या है इसका? सर एक से ज्यादा रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करना हो तो, अरे इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर ऑप्शन है तो हम पूरे मांग लेंगे ना 1 साल के अंदर ही। हमको कोई बाउंड्री थोड़ी ना है, जरूरत नहीं है, इसलिए तो हम इंस्टॉलमेंट फिलहाल लेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहली इंस्टॉलमेंट अप्लीकेंट खुद होकर देता है, बाकी इंस्टॉलमेंट जो तीनों रहेंगी, बाकी कौन सी? अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और फाइनल कॉल मनी, वो जब तक कंपनी तुमसे मांगेगी नहीं तब तक देने का नहीं। लेकिन तुमने दिया नहीं अगर कंपनी को, तो तुमको प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का हिस्सा तुमको जो आएगा वो जितना तुमने इन्वेस्ट किया है सब उस पे रहेगा। समझा क्या आपको? अरे आ रहा क्या? प्राची तो समझा क्या? इधर देखो आस्था, क्लियर, डन? हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है बोलो। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि जितना अमाउंट आपने फेस वैल्यू में से दिया हुआ है, कंपनी को पेड कर दिया है, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। जैसे अमन ने, अगर सपोज अमन ने एक शेयर के 20 रुपए खुद ही दिए, 30 मांगे दे दिए, अभी तक ये 2-3 इंस्टॉलमेंट मांगी नहीं हमने अभी तक के, तो बताओ क्या होगा? कंपनी के अंदर अमन का एक शेयर का कितना रुपए पेड है? ये पेड अप कैपिटल है उसका। अब एक शेयर का 50 रुपए है, तो ऐसे 5 शेयर कितना होगा? 250 रुपया। 250 रुपये उसका पेड अप कैपिटल है। समझो? अब सपोज फॉर एग्जांपल साल के अंत में ये 20 रुपए और हमने ले लिए, अभी टोटल कितना पेड अप है बताओ? 70 रुपए। हाँ, एक शेयर के 70 रुपए, तो 5 शेयर के 350 रुपए। समझा आपको? क्लियर? तो व्हाट इज पेड अप कैपिटल? समझा? प्रॉफिट जो है वो पेड अप कैपिटल मिलता है। किस मिलता है? हाँ नहीं, ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट पहले ही प्रोस्पेक्टर के अंदर फिक्स होता है। नहीं 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 नहीं, ये तुमको बताने के लिए, मैं नाम बताने के लिए किया मैंने सब चेंज। अरे भाई अगर 5 इंस्टॉलमेंट तो नाम क्या आएंगे वो बताया मैंने तुमको सिर्फ। यहाँ पे एक बार इंस्टॉलमेंट अमाउंट फिक्स हो गई, वो चेंज होती प्रोस्पेक्टर में पहले दिखाता है। पूछो क्यों? अरे वो शेयरहोल्डर प्रोविजन करके ही शेयर लेगा ना भाई, कितने जमेंगे, कब जमेंगे, चेंज नहीं होता। अरे तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए थे, तुमको इंस्टॉलमेंट पहले दिन बताया अभी 8 लगेंगे, 5 दिसंबर में और 5 अप्रैल में, तो अभी आपका जो 8,000 रुपए वो पेड अप कैपिटल क्या है, वो बाकी 10 बाकी है, और वो जब मांगेंगे तब देंगे। आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया है वैसे भी, तो मांग रही कंपनी, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन आपसे, हाँ जमा कर देना 15 तारीख तक के। ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूं, आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपए दिसंबर महीने का ड्यू था। मैंने दिसंबर में कुछ नहीं बोला, मना दो बच्चों को 31, ओके एंजॉय करो। अब हो गया सब एंजॉयमेंट, 15 तारीख तक के आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड होनी चाहिए। कितनी है मालूम है ना? और वो फॉर्म के पीछे लिख के दिया था, पढ़ लेना। एक मिनट, ए बच्चे लोग देखो, तुम बेईमानी करोगे ना मैं नहीं खेलूंगा। शांत बैठो, मैंने पहले ही बोला मेरे पास माइक नहीं है खुद का। नहीं नहीं बेटा ऐसा कर दो। हाँ अभी तक स्टॉक पढ़ाया कहाँ मैंने? हाँ बोल बेटा।
उनको फुल्ली पेड अप शेयर देंगे नहीं ना, क्योंकि उन्होंने पहले ही इंस्टॉलमेंट पैसे दे दिए। बेटा देखो कंपनी हर बार लॉट निकालती है शेयर्स की लॉट। अब उनके पास फुल्ली पेड अप शेयर देंगे हम, क्योंकि उन्होंने पूरा पेड किया कर दिया था, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है ना ऑलरेडी। अरे पार्टनरशिप से दुकान आ रही ना, वो कंपनी बन रही ना, तो उनका पैसा लगा हुआ है, तो अब मैं क्या बोलूँ, हाँ निकालो पहले। चालू दुकान को हम कंपनी बना रहे ना, नई दुकान को बना रहे कंपनी, तो प्रमोटर का पैसा लगा हुआ है, तो हम कैसे बोले उसको कि निकाल ले। वो बोलेंगे भैया मेरा 10 लाख रुपए लगा हुआ है, तो 100 रुपए वाले पूरे पेड वाले शेयर देते ना, उतने मेरे को नंबर वाले, समझा। हाँ आगे, हाँ बोलो। हाँ पब्लिक को भरो, लेकिन हम वो पैसा कैपिटल में डालेंगे नहीं। जब तक कंपनी कॉल नहीं करती वो पेड अप नहीं बनेगा, ये रूल है। हाँ वो पैसा अलग से पड़ा रहेगा आपका हमारे पास। वो फिलहाल हमारे लिए लायबिलिटी है, लेकिन वो अनयूज्ड कैपिटल है। वी कैन नॉट एंगेज दैट कैपिटल इन बिजनेस बिकॉज इट इज नॉट जस्टिस। इक्वलिटी चाहिए, इक्वलिटी क्या चाहिए, इक्वलिटी। उसको बोलते हैं कॉल रिसीव इन एडवांस। क्या बोलते हैं उसको हम, कॉल रिसीव इन एडवांस। मांगे भी नहीं, जबरदस्ती पेड कर रहा वो। कंपनी मांगने के पहले, कॉल्ड अप कैपिटल के पहले पेड अप कैपिटल नहीं बनता है यार ना। और जब कंपनी पहली इंस्टॉलमेंट छोड़ के बाकी सब इंस्टॉलमेंट तुमसे मांगेंगी, जब तक नहीं मांगेगी देना नहीं, और दे भी जाए तो कंपनी उसको कैपिटल बना के इंगेज नहीं कर सकती है, नहीं होगा। हम कॉल कर रहे, दो हम लगाएंगे, धंधे में कमाएंगे, सबको बटेगा। तुम जबरदस्ती दे रहे हो हमको, हमारे पे लगाने का ऑप्शन नहीं है, पड़ा है तुम्हारा पैसा हमारे पास। जब सबके लगाएंगे, सबके लिए मांगेंगे, तो वो तुम्हारा पैसा निकाल के लगा देंगे हम उसको, समझा, जो पड़ा है हमारे पास। कॉल्ड अप के सिवा पेड अप नहीं होता। और कॉल्ड अप का मतलब है जो इंस्टॉलमेंट कंपनी मांग रही है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलूं उसको, आप याद रहेगा पक्का, एग्जाम्पल देके पढ़ाया हूं, याद रखना ये। हाँ फायदा क्या समझा आपको, हमको प्रॉफिट उतने पे ही देना है जितना शेयर होल्डर ने पेड किया है, पूरे 100 रुपए पे नहीं। हाँ बोलो। तो कंपनी अपना ही फायदा, बिजनेस कर रही भैया, बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ अभी दिया बाद में दिया, बात एक ही होंगी। हाँ आए तो हमारे ज्यादा शेयर बिक गए ना मार्केट में, अगर पूरे शेयर नहीं बिकेंगे तो कैसे होगा। अरे पब्लिक ने खरीदा नहीं, नंबर ऑफ डिमांड तुम्हारी बढ़ेंगी तो पूरे शेयर बिकेंगे ना, पूरे शेयर बिकेंगे तो पैसे आने के चांसेस पूरे हो जाएंगे ना। अगर वो एक शेयर लेंगा ईशा तो क्या होगा, सब एक एक लेंगे तो सब नहीं बिके तो क्या करूंगा, फिर अदर सोर्स ढूंढने पड़ेंगे, लोन लो ये लो। यहाँ पूरे बिक गए तो मजे की बात है ना, फिर टेंशन नहीं ना। तो शेयर की नंबर ऑफ शेयर की डिमांड कैसे बढ़ती बताओ, जो कंपनी उनको ऑफर करती है इंस्टॉलमेंट करती है। हाँ बोलो, प्राइमरी मार्केट की बात हो रही है, सेकेंडरी की नहीं। हाँ बोलो, इशू ऑफ शेयर, प्रोसीजर रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर। अभी पूरी नहीं है, ये बहुत शॉर्टली प्रोसीजर है, आगे पूरा डिटेल में। सेकेंडरी मार्केट में फुल्ली पेड अप शेयर जाते हैं, पूरे पेड किए हुए शेयर, वो मार्केट वैल्यू से होती है। क्योंकि फुल्ली पेड अप है, कंपनी का लुकआउट ही नहीं। पूछो क्यों, वो पैसा आपको कंपनी नहीं दे रही, वो इन्वेस्टर दे रहा जो आपसे शेयर खरीद रहा, क्योंकि सेकेंड हैंड शेयर बिकते हैं स्टॉक मार्केट में, समझा। हाँ ऐसा क्यों होता है बताओ। अरे भाई कंपनी ने अगर हाफ पेड वाले शेयर बांटना शुरू कर दिए, वो बाद में नया शेयर बोला मैं तो उसको बोल दी तू उससे ले, तो कंपनी का ये काम मत बनेगी, हाँ तू दे, वो बोलेंगे हमको दे दो पूरे पैसे, बाकी तुम देखो क्या करना है, कितने में बेचना है तुम देखो, ये तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी अभी शेयर, हमारा कोई लुकआउट। इसलिए कंपनी के पास एक बार शेयर आ गए, शेयर के पास आगे पूरे वो लॉक होते हैं, लॉक, दैट इज कॉल्ड एज ओन कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको हम, it is not redeemed during the lifetime of the company, it must redeem only at the time of winding up of the company, end of the business। वाइंडिंग अप बोलते हैं, वाइंडिंग अप, दुकान बंद करने को। हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है।
हमारी इंस्टॉलमेंट अगर पूरी होगी तो हाँ, यस यू कैन ट्रांसफर द शेयर। हाँ सुनो, हो गया यहाँ पे। हाँ सुनो, अभी मैं स्टॉक का बताऊँ क्या है, बस ना इतने में। हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन क्या है? एक मिनट यार, तुम्हारे क्लास की ना आदत बहुत खराब है, क्वेश्चन आता है ना। ठीक है चलो, अभी आप क्वेश्चन करो, मैं रैंडम बच्चे से पूछूंगा, और नहीं आया तो उसको फिर स्किल। चल बोलो। प्रोजेक्ट में पैसा कम, हाँ तो मांगो ना, पूरे मांगो एक साथ, 15-15 दिन की गैप में मांग लो पूरे, कोई मनाही थोड़ी ना है। अरे भाई यहाँ पे टाइम लिमिट का कोई ऑप्शन नहीं होता, प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है। प्रॉस्पेक्टस में हम बताते कौन सी इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट मांगी, कब मांगेंगे, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है। हाँ लॉ बोलता है गैप दो बीच में, एटलीस्ट 15 दिन 20 दिन, वो लॉ की प्रोविजन फुल करना है बस आपको, वो बताएंगे आगे प्रोसीजर में इशू ऑफ शेयर की। एक इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट कितना गैप होना चाहिए, शायद 30 दिन का गैप होता है, वो प्रोसीजर बहुत सारी है ना, तो हमको पढ़ने में भी टाइम लगता है, वो 12th में पढ़ेंगे, हम अभी नहीं है फिलहाल। हाँ बोलो, बस बोलते बस। हाँ बोलो। आईपीओ देखो, ये बुक बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल नहीं इसमें, हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। ओके क्लियर? हाँ अब एक और बात सुन लो, पहली बात, हाँ व्हाट इज अ स्टॉक। अब मैं स्टॉक पे आता हूँ, सुनो। अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर नोन एज स्टॉक। अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर नोन एज स्टॉक। सुनो क्या होता है, जब आप कंपनी से प्राइमरी मार्केट में शेयर लेते हो और शेयर के सारी इंस्टॉलमेंट अगर पेड हो गई, क्या हो गई, पेड हो गई, तो वो आपके पास जितने भी नंबर के संख्या वाले शेयर है, आप उसको बिंदास स्टॉक बोल देना, स्टॉक। और सेकेंडरी मार्केट में शेयर नहीं स्टॉक बिकता है, स्टॉक, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। समझा कुछ? नहीं समझा? जब एक शेयर की सारी इंस्टॉलमेंट पेड हो गई, वो शेयर बन जाएगा स्टॉक। क्या बन जाएगा? जैसे अमन के पास 5 शेयर थे, 5 शेयर के 100 रुपए पूरे पेड हो गए, तो अमन उन शेयर्स को क्या बोल सकता है, स्टॉक। इसलिए बोलते हैं द बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर इज नोन एज स्टॉक। फुल्ली पेड अप का मतलब जितनी फेस वैल्यू पूरा आपने पेड कर दिया, इट बिकम अ स्टॉक। क्या बनेगी वो? एवरी स्टॉक वाज शेयर, बट एवरी शेयर इज नॉट एलिजिबल टू बिकम अ स्टॉक। ओनली द फुल्ली पेड अप शेयर इज नोन एज स्टॉक। बोलो यस। इसलिए सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। शेयर मार्केट बोलते क्या? शेयर बाजार बोलते क्या? अपन गावरानी भाषा में बोलते हैं। असली नाम क्या है उसका? क्योंकि स्टॉक यानी पूरे शेयर जब पेड हो गए तो उसको लॉ बोलता है, बोलो क्या? स्टॉक। यही डिफरेंस है बस। शेयर फुल्ली और पार्टली पेड अप हो सकता है, लेकिन स्टॉक हमेशा क्या होगा बच्चा लोग? फुल्ली पेड अप होगा। वो फुल्ली पेड अप पढ़ाने के लिए इंस्टॉलमेंट पढ़ाने जरूरी थे, इसलिए आपको इंस्टॉलमेंट पढ़ाए गए। आप समझा? अगर तुम्हें इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़ाता था मैं, तो तुम कैसे समझता था स्टॉक और शेयर में डिफरेंस क्या है? बस यही है। और स्टॉक शेयर जब निकालती है तो वो भी निकालती है एज पर आर्टिकल, यानी कंपनी का हर एक काम किसके मुताबिक होगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आज हमने एक नई डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग कर दी, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझा क्या? बाकी कल देखते हैं। हैव नाइस डे, टेक केयर। नीचे आपको बर्थडे